हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलो ट्रीट पॉडकास्ट। यहाँ पे आज हम लोग जानने वाले हैं मीमांसा फिलॉसफी के बारे में और उनके एपिस्टेमोलॉजिकल आइडियाज़ के बारे में। तो मीमांसा फिलॉसफी बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी है। इसके फाउंडर है जाइमिनी और इन्होंने लिखा है मीमांसा सूत्रा। मीमांसा सूत्रा क्योंकि काफ़ी टफ है समझने के लिए, तो उसमें काफ़ी कमेंट्रीज प्रोवाइड की है। दो मेजर कमेंट्रीज जिसको हम स्टडी करते हैं और जिनके बेसिस पे मीमांसा फिलॉसफी बना है, वो कमेंट्री है कुमारिला भट्ट की एंड प्रभाकरा मिश्रा की। तो न्याय फिलॉसफी देखा जाए, सांख्य फिलॉसफी, योगा, वेदांत, मीमांसा, ये सब जो थे मेजर स्कूल्स ऑफ इंडियन थॉट्स हैं। अब देखते हैं मीमांसा का मतलब क्या होता है। मीमांसा का मतलब होता है रिवील्ड थॉट, जिससे कि हम समझते हैं कि कोई थॉट रिवील हो रहा है। तो यहाँ पे वैदिक रिचुअल्स को इंटरप्रीट किया गया है, उसको समझा गया है। तो मीमांसा फिलॉसफी दो पार्ट में डिवाइडेड है, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा जो है वो वेदास के इनिशियल पार्ट से डील करती है, जो कि मोस्टली बताती है कि ह्यूमन के एक्शंस कैसे होने चाहिए। दूसरा पार्ट जो है वो रिचुअल, सेक्रीफाइसेस, ये सारी चीज़ों से डील करती है, जिसको हम कर्म कांड भी बोलते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा एपिस्टेमोलॉजी के बारे में। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है किसी नॉलेज को स्टडी करना। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉग्नाइज करते हैं तो उससे हमें ऑब्जेक्ट का नॉलेज मिलता है। उस नॉलेज को वेरीफाई करने के लिए मीमांसा फिलॉसफी ने 4 कंडीशंस बताए हैं। पहला कंडीशन, इट मस्ट नॉट अराइज फ्रॉम डिफेक्टिव कॉजेस। उसके कॉज जो है वो डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। दूसरा है कि नॉलेज कॉन्ट्रडिक्शन से फ्री होना चाहिए, उसमें कोई प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि हमें ऑब्जेक्ट का नया एक्सपीरियंस मिलना चाहिए और उसमें कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने एक और एक चीज़ बताई है कि नॉलेज वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है। तो वैलिडिटी ऑफ नॉलेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए कुमारिला ने बताया है कि वैलिडिटी ऑफ नॉलेज अगर आपको पता करना है तो उसके लिए आपको डायरेक्टली कॉग्नाइज करना पड़ेगा। मतलब इन्होंने कहीं कहीं बोला है कि ये हम इंट्रिंसिक नॉलेज से भी अचीव कर सकते हैं। तो मीमांसा फिलॉसफी ने बेसिकली 2 थ्योरीज को डिस्कस किया है, एक स्वतः प्रमाण्यवाद एंड प्रतः प्रमाण्यवाद। स्वतः प्रमाण्यवाद का मतलब होता है इंट्रिंसिक वैलिडिटी, मतलब नॉलेज जो है अपने आप ही वैलिड है, उसको कोई एक्सटर्नल वैलिडिटी की जरूरत नहीं है। दूसरा है प्रतः प्रमाण्यवाद, जिसका मतलब होता है कि वैलिडेशन ऑफ नॉलेज कोई एक्सटर्नल मीन से पॉसिबल है। अब हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ वैलिड नॉलेज के बारे में, जिसको बोलते हैं प्रमाणास। तो सोर्सेस ऑफ वैलिड नॉलेज यहाँ पे 6 प्रमाणास की बातें हुई है। पहला है परसेप्शन, फिर इन्फ्रेंस, फिर कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमनी, पोस्टुलेशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थपत्ति एंड नॉन एप्रीहेंशन दैट इज अनुपलब्धि। यहाँ पे एक और एक बात जानने वाली है कि प्रभाकर ने नॉन एप्रीहेंशन दैट इज 6th प्रमाणास, अनुपलब्धि को रिजेक्ट किया है। वो बोलते हैं कि नेगेशन को कैसे आप इंडिपेंडेंट प्रमाण बोल सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस पे डिसएग्रीमेंट बताया है और सिर्फ 5 प्रमाणस को एक्सेप्ट किया है, 6 प्रमाणस को एक्सेप्ट नहीं किया। ये 6 प्रमाणस सिर्फ कुमारिला पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड है। अब जानते हैं परसेप्शन के बारे में। परसेप्शन क्या होता है, जब सेंस ऑर्गन का ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट होता है तो उसको हम लोग परसेप्शन बोलते हैं। परसेप्शन जो है वैलिड नॉलेज है बिकॉज इससे हम ऑब्जेक्ट के बारे में डायरेक्टली जान सकते हैं। ये एक प्रकार का इमीडिएट नॉलेज है, जैसे कि अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अगर मैं उसको देख रही हूँ तो वो नॉलेज उसका मुझे इमीडिएटली रिसीव होगा। परसेप्चुअल नॉलेज तभी पॉसिबल है जब कोई ऑब्जेक्ट को मैं एज इट इज़ देख रही हूँ। मतलब मैंने कोई ग्लासेस नहीं पहन रखे हैं, मैंने कोई सनग्लासेस नहीं लगाया जिससे मुझे चीज़ें कलरफुल दिख रही है, मैं एज इट इज़ चीज़ों को देख रही हूँ एंड देन इट इज़ वैलिड नॉलेज। तो नाइकस ने भी परसेप्शन को एक्सेप्ट किया है और उसको क्लासिफाई भी किया है ऑर्डिनरी परसेप्शन में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन में,
फिर ऑर्डिनरी परसेप्शन देखा जाए तो डिटर्मिनेट परसेप्शन और इनडिटर्मिनेट परसेप्शन में डिवाइडेड है। डिटर्मिनेट से पहले आता है इनडिटर्मिनेट परसेप्शन, दैट इज निर्विकल्प परसेप्शन। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट का नॉलेज एज इट इज मिलता है, मतलब हमें पता ही नहीं वो ऑब्जेक्ट क्या है, कैसा है, उसको हमने क्लासीफाई नहीं किया है, तो तब उसको बोलते हैं निर्विकल्प परसेप्शन। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट का परसेप्शन व्हाट इट इज़ के फॉर्म में मिलता है तो उसको बोलते हैं सविकल्प परसेप्शन, यानी कि अब हमें उसका नाम पता है, फॉर्म पता है, क्वालिटी पता है एंड उसका क्लास वगैरह ये सारी चीज़ें पता है। तो न्याय फिलॉसफी में तो हमने काफ़ी अच्छी तरीके से परसेप्शन को डिस्कस किया था। अब जानते हैं इन्फ्रेंस के बारे में। तो इन्फ्रेंस जो है वो सेकेंड काइंड ऑफ प्रमाण है, इसको हम लोग अनुमान भी बोलते हैं। इन्फ्रेंस ऐसा नॉलेज है जो कि प्रीवियस कॉग्निशन पे बेस्ड है। सो परसेप्शन में देखा जाए तो हमें डायरेक्ट नॉलेज होता था ऑब्जेक्ट का, बट यहाँ पे डायरेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं होता है, ये एक काइंड ऑफ इनडायरेक्ट होता है। पर ये परसेप्चुअल नॉलेज के बेसिस में ही होता है, इसलिए इसको वैलिड माना गया है। अनुमान में देखा जाए तो डायरेक्ट परसेप्शन नहीं होता है, इसलिए इसको मीडिएट नॉलेज या तो परोक्ष ज्ञान बोला गया है। अनुमान में ऑब्जेक्ट जो है हम ऐसे इन्फर करते हैं जैसे कि हमने उसको पहले इन्फर किया है, उसके बेसिस में हम दूसरा नॉलेज फिगर आउट करते हैं। कॉग्निशन यहाँ पे कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ अवर प्रायर नॉलेज। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें कोई हिल पे, कोई पहाड़ पे स्मोक दिखता है तो हम एक इन्फर कर सकते हैं कि वहाँ पे फायर है एंड तभी वहाँ पे स्मोक विजिबल है। अब दूसरा प्रमाण देखते हैं, तीसरा प्रमाण, दूसरा हो गया इन्फरेंस। तीसरा प्रमाण देखते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन। तो कंपैरिजन को उपमान भी बोलते हैं। उपमान जो है वो मीमांसा फिलॉसफी ने एज इट इज रिकॉग्नाइज किया, जैसे कि नायकास मानते थे। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, मैं बताती हूँ आपको क्या डिफरेंस है। यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें नॉलेज जानना है तो हमें उसके लिए कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे कंपेयर करना पड़ेगा, वैसे ही ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना पड़ेगा एक एनालॉजिकल वे में। जैसे कि कोई सिचुएशन समझ लो जहाँ पे एक मैन ने एक वाइल्ड काउ को देखा, उसे पता ही नहीं है कि वो क्या चीज़ है। तो वहाँ से एक फॉरेस्टर गुजर रहा होता है, फॉरेस्टर उसको बोलता है कि वाइल्ड काउ तो एक एनिमल है लाइक ए कंट्री काउ, पर वो बहुत ही जंगली है, उसके हॉर्न बहुत बड़े हैं और वो आप पे अटैक भी कर सकती है। तब अगर वो ऐसी ही कोई जानवर से गुजरता है जो कि वाइल्ड काउ के जैसे दिखता है तो वो कंपेयर करेगा कि हाँ, फॉरेस्टर ने बताया था कि ये जो जानवर है इसके बड़े बड़े हॉर्न्स होंगे, ये थोड़ा अटैक करने के मोड में होगा। तो अगर ऐसा ही उसको सिमिलर व्यूज दिखता है जंगल में तो वो बोलेगा कि हाँ, ये वही वाइल्ड काउ है। तो उपमान क्या बेसिस पे है, कंपैरिजन बेसिस पे। पर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी चीज़ को कंपेयर तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपने जो ऑब्जेक्ट्स आपको कंपेयर करना है वो ऑब्जेक्ट को पहले परसीव नहीं किया, ये किया नहीं है। मतलब साफ लैंग्वेज में बोला जाए तो अगर आपने वाइल्ड काऊ मतलब डोमेस्टिक काऊ को आपने कभी परसीव नहीं किया है लाइफ में, तो आप वाइल्ड काऊ को भी कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो पहले आपका परसेप्शन डोमेस्टिक काऊ के लिए होना वैलिड है, उसके बाद ही आप उसको वाइल्ड काऊ से कंपेयर कर पाओगे। तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए परसेप्शन का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं वर्बल टेस्टिमनी के बारे में। तो टेस्टिमनी क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एक रिलायबल स्टेटमेंट है जो कि ट्रस्टवर्दी पर्सन से आता है, जैसे कि हमने न्याय फिलॉसफी में देखा था। इसका मतलब है कि जो सेंटेंस है वो वर्ड से बनते हैं और वर्ड में एक पावर होता है मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए। टेस्टिमनी एक प्रकार का वैलिड नॉलेज है जो कि वर्ड और सेंटेंस से बनता है, पर सारे वर्ड्स और सेंटेंस को हम टेस्टिमनी नहीं मान सकते बिकॉज जो वर्बल एक्सप्रेशंस है वो ज़रूरी नहीं है कि वो वैलिड होगा। तो मीमांसा फिलॉसफी बोलते हैं कि शब्द जो है वो ट्रस्टवर्दी पर्सन के थ्रू ही आना चाहिए। अगर कोई बात है बट वो ट्रस्टवर्दी पर्सन से थ्रू नहीं आ रहा है, बट उसके वर्ड्स एंड सेंटेंस सब सही है, बट हम उसको विश्वास नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स अगर वो वैलिड इंसान के थ्रू आ रहा है तभी हम उसे वैलिड मानेंगे।
तो वर्बल टेस्टिमनी जो है मीनिंगफुल वर्ड्स इन सेंटेंस का यूज़ करते हैं। सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस वैलिड नॉलेज नहीं होगा, उसका जो सोर्स है वो भी वैलिड होना चाहिए, मतलब दैट शुड बी कमिंग आउट फ्रॉम रिलायबल पर्सन। अब देखते हैं पॉस्टुलेशन, मतलब अर्थपत्ति। ये एक यूनिक सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है जो कि मीमांसा फिलोसोफर्स ने बताया है। ये बताते हैं वैलिड नॉलेज, मीमांसा फिलोसफी बताते हैं अर्थपत्ति को वैलिड नॉलेज। अर्थपत्ति जो है दो वर्ड से बना है, अर्थ एंड अपत्ति। अर्थ का मतलब होता है फैक्ट, अपत्ति का मतलब होता है कल्पना। जैसे कि आप कुछ इस चीज़ को सपोज कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। तो अर्थपत्ति वो नॉलेज है जो कि आपको फैक्ट के बारे में बताएगा। आप इसमें कल्पना करोगे, प्रीसपोज करोगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एक प्रकार का अजम्पशंस करोगे अनपर्सीव फैक्ट को जानने के लिए। सो जब कोई फैक्ट नोन नहीं है और उसको समझने के लिए आप दूसरे फैक्ट के थ्रू समझ सकते हो, तो आप वो कैसे करोगे? पोस्टुलेट करोगे, थर्ड फैक्ट को आप पोस्टुलेट करोगे। तो इसी को हम अर्थपत्ति बोलते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है कि एक देवदत्त करके एक इंसान है, वो फैट है, तो वो क्या करता है, वो डे में फास्टिंग शुरू करता है, बट फिर भी वो फैट रह जाता है। तो यहाँ पे हम पोस्टुलेट करते हैं कि भले वो दिन में फास्टिंग कर रहा है पर फिर भी वो फैट है। इसका मतलब है कि वो दिन में नहीं खा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो दिन में नहीं खा रहा है, मतलब वो किसी अदर टाइम पे खा रहा है। थर्ड फैक्ट क्या है कि वो अदर टाइम पे खा रहा है। पहला फैक्ट क्या था कि वो फैट है, दूसरा फैक्ट क्या है कि वो दिन में नहीं खा रहा है। फिर तीसरा फैक्ट हमें जानना है कि फिर भी वो मोटा क्यों है। तो फिर हमने उसमें कंक्लूजन निकाला कि वो मोटा इसलिए है, फैट इसलिए है क्योंकि वो रात में खा रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे कि हम पोस्टुलेशन जिसमें यूज कर सकते हैं। ये था इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज जो कि मीमांसा फिलॉसफी ने बताया है। अब नॉन एप्रीहेंशन के बारे में देखा जाए तो इमीडिएट नॉलेज ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब हमें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर ऑब्जेक्ट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है वो पर्टिकुलर प्लेस में, पर्टिकुलर टाइम में, पर वो कहीं और एग्जिस्ट करता है, तो हम बोलेंगे ये नॉन एग्जिस्टेंस है। तो नॉन एग्जिस्टेंस को समझने के लिए वो प्लेस एंड सिचुएशन एंड टाइम का होना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कि देयर इज नो बुक ऑन द टेबल, ऐसे एक एग्जाम्पल है। हाउएवर वो बुक को आप आज परसीव नहीं कर रहे हो, बट कल आपने उसको देखा था, मतलब आप आज क्या देख रहे हो, आप नॉन एग्जिस्टेंस देख रहे हो। तो इसलिए इसको हम लोग ने बोला है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि दैट मीन्स नॉन एग्जिस्टेंस, नॉट उपलब्ध, अनुपलब्ध। तो ये थे हमारे 6 सोर्सेस ऑफ वैलिड नॉलेज जो कि मीमांसा फिलॉसफी ने बताया है। मीमांसा फिलॉसफी के बारे में अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो कमेंट करके बताइए, ताकि मैं इससे रिलेटेड आपके लिए और पॉडकास्ट ला सकूं और कुछ डिटेल्स लेकर आ सकूं, जिससे कि आपको ये सारी फिलॉसफीज क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आपको भी ये सारे फैसिलिटीज़ मिलते रहे और मुझे भी आपका सपोर्ट मिलता रहे।